पूरी दुनिया को कोरोना का जहर देकर अब चीन चालबाजी एक बार फिर से शुरू कर रहा है, लेकिन इस बार वायरस के रूप में वो नजर नहीं आ रहा है। किस रूप में नजर आ रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल LAC पर, लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, वहां पर चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय सीमा के 2 से 3 किलोमीटर के भीतर घुस आया है चीन। यहां पर डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है, आर्टिलरी भी है और टेंट्स भी कम से कम 100 गाड़ दिए गए हैं। अब सवाल यही है कि भारत मिरर डिप्लॉयमेंट तो कर रहा है, लेकिन चीन की ये चालबाजी कहां तक पहुंचेगी और मकसद क्या है चीन का, एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन कोरोना के खिलाफ लड़ रही है और हम देख रहे हैं किस तरीके से WHO में चीन बुरी तरह से घिरा नजर आ रहा है। अब वुहान वायरस अगर कहो तो चीन को बुरा लग जाता है, चलो कोरोना वायरस कह देते हैं। कोविड-19 आया कहां से, इस पर जांच होगी, रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन उससे पहले सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है उसका विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है, डिफेंस एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं 1999 के करगिल एपिसोड की याद दिला रहा है। समझिए जरा कि सीमा पर किस तरह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। संजीव त्रिवेदी, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, भारत और चीन की जो सीमा है वो अनमार्क्ड है। ऐसा नहीं है कि वहां पे हमने फेंसिंग कर रखी है। तो ये नई बात नहीं है कि आज चाइना इस तरफ आ गया है या भारत उस तरफ चला जाता है, क्योंकि अनमार्क्ड रहता है तो ऐसा हो जाता है। ये एक ऐसा मसला है जो कि हम लोगों ने 1962 के बाद कई बार देखा है। पर इस वक्त जो वहां घट रहा है लेह में, वहां ये लग रहा है जैसे कि एक मेथड है, एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है। थोड़े दिनों पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सक्रिय होता है, वहां वो चुनाव कराना चाहता है, वो चाहता है कि उसे 5वां प्रोविंस बनाया जाए। भारत ऑब्जेक्ट करता है उसका, और भारत ने अपनी तरफ से वेदर बुलेटिन शुरू किया, उन्होंने भी शुरू कर दिया। अब ये एक तरफ है। दूसरी तरफ आप देखती हैं कि नेपाल भी सक्रिय हो जाता है, और हमने सड़क बनाया है पिथौरागढ़ से लिपुलेख में। वो कहते हैं कि ये हमारे इलाके में बन गया है। बहुत अहम बात संजीव आप कह रहे हैं, क्योंकि कहा भी यही जाता है, नो कोइंसिडेंस इज कोइंसिडेंटल। अब आप देखिए, एक वक्त में नेपाल से भी, नेपाल के बारे में क्या कह रहे थे? तो नेपाल हम जानते हैं आज की तारीख में, हालांकि नेपाल हमारा मित्र देश है, और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो जरूरतों से नहीं बल्कि संस्कृति से परिभाषित होते हैं। PM जाते हैं, पानी और जवानी की बात करते हैं। अब PM तो मान लीजिए अभी गए, लेकिन आप जानती हैं कि कितना लंबा इतिहास है भारत और नेपाल का। तो इस तरह के मौके बहुत कम आए हैं जिसमें कि आमने सामने खड़े हो जाएं और वहाँ के प्रधानमंत्री ये तक कह दें कि भाई जो अशोक स्तंभ है हमारा, उसके सिंह जो हैं वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए खड़े हैं या फिर कब्जा करने के लिए खड़े हैं। इस तरह की बातें हम नेपाल से उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन वहाँ भी हो गया। अब इन दोनों के साथ एक तीसरी घटना भी सामने आ गई है। अब दो तरफ बॉर्डर तनाव है, तीसरा भी आ गया है, और ये पूरा उत्तरी सीमा क्षेत्र में हो रहा है। तो वहां अब हम जो देख रहे हैं उसमें यह भी तो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया फ्रंट खोल दिया जा रहा है भारत के लिए। वो फ्रंट जो उसे पाकिस्तान या नेपाल की तरफ जो है जाने से कहीं ना कहीं परेशान करता है। इसे एक आप संदर्भ में देखिए तो आपको कहानी कुछ और नजर आएगी। क्या इन टैंडम हो रहा है ये सब कुछ, और नेपाल का हम जानते हैं झुकाव आजकल चीन की तरफ है। तो आपको लगता है आने वाले वक्त में कुछ ऑपरेशन मेघदूत जैसा किसी कार्रवाई, बड़े कार्रवाई की जरूरत है अभी? अगर ऐसा होता तो कल जो चीन की तरफ से बयान दिया गया, और उनके बड़े मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने जब विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चीन के, तो उन्होंने निशाना अमेरिका के ऊपर लिया लगातार। वो बोले कि शीत युद्ध में जाने की तैयारी है वगैरह वगैरह। अमेरिका ने भी चीन की 33 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। आपस में उनके तनाव बहुत ज्यादा हो गया है। पर उन्होंने भारत के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, सुओ मोटो यानी ये खुद भी नहीं कहा, और कोई सवाल भी नहीं किया गया। देखिए वहां पर सवाल वाल सब पहले से तय होता है। जिस तरह के अभी जो डेवलपमेंट, जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि अब चीन जितने भी उसके नागरिक भारत में फंसे हुए हैं उसे जल्द से जल्द वापस अपने देश लाना चाहता है। उसने कहा है कि मैंडरिन भाषा में एक आदेश भी जारी कर दिया है कि अगर आप वापस लौटना चाहते हैं तो 27 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको जोड़ के देखना चाहिए? क्योंकि इंग्लैंड ने भी अपना वापस किया है नागरिक, जर्मनी ने भी इसको इसके साथ जोड़कर नहीं, तो वो कोरोना की वजह से है। और देखिए चीन भारत की तरह उसके भी नागरिक दुनिया भर में फैले हुए हैं। वो कितने भी लोगों को ले जाएं, हमारे देश में चाइना टाउन भी है, कोलकाता जैसी जगहों पर मोहल्ले हैं जहां चीनी रहते हैं, और हर जगह है ऐसा। और अमेरिका जिसके साथ सबसे ज्यादा तनातनी आप भी कह रही हैं, वहां तो बड़ा चाइना टाउन है। इसीलिए ये वजह नहीं हो सकती है। वजह
वजह देखिए, भारत और चीन के बीच अगर तनाव है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजिंग है, बीजिंग के दिमाग में अभी इस वक्त ये वाला मामला कम और वो वाला मामला ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कमांडर्स होते हैं इलाके में, उनका जो उत्साह होता है, कभी कभी नए ट्रांसफर्स होते हैं तो वो आकर के अपनी मौजूदगी पीएलए की तरफ डाल रहे हैं कि हाँ, इसको पीएलए की तरफ से हो सकता है कि वहां पर उन्होंने दिखा दिया। अब देखिए, आप याद कीजिए कविता, ये 2013 की बात है। 2013 में लद्दाख में इसी तरह की घटना हुई थी, बिल्कुल, है ना। उसके बाद फिर 2014 में डेमचौक में हुई थी। उसके बाद फिर आप चूमर में हुआ एक घटना। उसके बाद फिर आप ये देखिए 2017 में ये घटना हो जाती है आपके जिस घटना में 73 दिन का स्टैंड ऑफ भी हो जाता है। हाँ, वो तो कुल मिलाकर के ऐसा लगने लगा कि हम लड़ाई में चले जाएंगे, और लड़ाई में तो हम गए नहीं। तो इस तरह की चीजें हुई हैं आपस में हमारे तनाव। इस वक्त भारत की तरफ से किसी भी तरह के चैलेंज को अफोर्ड कर सकता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, डब्ल्यूएचओ में हमने जिस तरीके से देखा। आप मिलिटरीली बात कर रही हैं या कैसे? मिलिटरीली देखिए, चीन बहुत मजबूत देश है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। और चीन के साथ हमारे पास लड़ना ऑप्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, हम लड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, चीन के साथ भी लेकिन संजीव यही है कि वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हम बात करते हैं, वो घेरने की कोशिश करता है, उसकी विस्तारवादी नीति होती है। लेकिन जिस तरीके से चीन इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है, आपको लगता है जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर देखा जा रहा है, ऐसे वक्त में लद्दाख में एलएसी पर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर चीन वाकई किसी ऑब्जेक्टिव के साथ आपको लगता है कि जो डोकलाम में हुआ था उससे ज्यादा हो रहा है? जी, उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। हाँ। वहां एकदम ऐसा लग रहा था कि अब हुआ कि तब हुआ, लड़ाई छिड़ गई, ऐसा लग रहा था। 73 दिनों का स्टैंड ऑफ, वैसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी यहाँ पर। लेकिन हमने मिरर डिप्लॉयमेंट तो अभी भी हमने भी कर दिया है। देखिए, वहां जो एक लेक है पैंगोंग सो, उस लेक पर 5 और 6 तारीख को झगड़ा हुआ आपस में, और वो फिजिकल फाइट हुई जिसमें हमारे सैनिक भी घायल हुए, हम लोगों ने भी फिजिकल फाइट में उन्हें मारा। उसके बाद से तनाव हो गया, हमारे आर्मी चीफ वहां चले गए, जिसके बाद से वो इस तरफ आ गए। कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से परसेप्शन हो जाता है कि मेरा एरिया वहां तक है। जैसे पिछली बार हुआ था संजीव, बीजेपी नेता ने एक वीडियो शेयर किया था जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश था, और बाद में पता चला कंफ्यूजन था। तो वहां पर ये है, जब तक बीजिंग की तरफ से कुछ बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो जाता है, मैं मानूंगा नहीं कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि अब हमें लड़ना चाहिए। आपको जहां तक सवाल है इस इलाके का, इस इलाके में परसेप्शंस गलत होती हैं, फिर भी भारतीय सेना जनरल नरवाने साहब वहां गए, उन्होंने वहां जाकर के डिप्लॉयमेंट को सिक्योर किया है, एरिया को सिक्योर किया है। हम आमने सामने हैं, पर ऐसा स्थिति पहले भी आया है। तो हमें अपने आप को धैर्य संतुलन के साथ बनाए रखना पड़ेगा उस इलाके में, और यील्ड नहीं करना है, ये तो तय है। हम कंसीड नहीं करेंगे, हम अपनी टेरिटरी को डोमिनेट करेंगे। तो ज्यादा बड़ी लड़ाई है कोविड कोरोना, उससे लड़ना हमारा ज्यादा जरूरत है। अभी आपको पता है जितने लोग यहाँ से डिप्लॉयमेंट हमारी हुई है, हम लोगों को एक नॉर्म छोड़ना पड़ा है, और वो है कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग है। डिप्लॉयमेंट के वक्त ये सब जो है नहीं देखा जा सकता है, तो नेगेटिव जो भी चेक हुए हैं सब वहां पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन वो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना चाहिए नहीं हो रहा है। पर ये सब बातें जो है गौण हो जाती हैं जब आप कॉन्फ्रंटेशन के इलाके में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, जब दुश्मन सामने हो तो पर बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है जो कि वहां पर है। और ऐसे में जबकि पाकिस्तान कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेशर कर रहा है चीन को कि आप लिमिटेड कॉन्फ्लिग्रेशन करते रहिए ताकि हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं जाए। इमरान खान बार बार लिखते हैं कि देखिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है इंडिया, पीओके में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, और ये बोल बोल करके वो चाइनीज मित्रों को तो बताते नहीं है कहीं, और उसी का असर तो नहीं है ये कहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेपाल को भी हम चीन की चालबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नापाक पाकिस्तान को कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं छोड़ सकते हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये पूरे परिप्रेक्ष्य में जाहिर है कि हमारे जो स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं वो इस बात को ध्यान में रख रहे होंगे कि ये कहीं चालबाजी भी हो सकती है, और ये लिमिटेड जो तनातनी है ये कहीं बड़े कॉन्फ्लिग्रेशन में तब्दील नहीं हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है इंश्योर करना। अभी तो बॉर्डर स्कर्मिशेस की श्रेणी में अभी तो वही है, देखिए अभी तो इतना कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर इश्यूज का कभी लड़ाई के साथ समाधान जो है ना, दोनों देशों को नुकसान होता है। इट हैज टू हैव टेबल पर बैठकर बातचीत, पॉलिटिकल सेटलमेंट, जो नेपाल को भी करना पड़ेगा भारत के साथ, और भारत और चीन
मीटिंग भी करेंगे। और देखिए आपस की बातचीत हुई थी, हमने देखा था एक वुहान स्पिरिट था, फिर महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग मिले थे, पहले 2018 में वुहान में मिले, फिर 2019 में महाबलीपुरम। तो उसका फायदा तो होता ही है। देखिए आज तक 1962 के बाद आज तक कविता एक शॉट नहीं फायर हुआ है भारत और चीन के बीच में, एक गोली नहीं चली है। तो कुछ मैकेनिज्म है ना जो वर्क कर रहा है, वो मैकेनिज्म को थोड़ा स्ट्रेंथन करना होगा। और हमें कुछ बैक चैनल टॉक्स होते हैं और कुछ फ्रंटलाइन ये जो ऑप्टिक्स और ये जो पोस्चरिंग और पोजीशनिंग की बात होती है, दोनों बातें होती हैं। अगर मान लीजिए कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री वहां के भारत के बारे में और उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं फिलहाल, तो संभव है कि वहां के जो कमांडर्स हैं वो ज्यादा उत्साहित हो गए हैं और हमारे कमांडर्स भी उत्साहित रहते हैं, जोश में रहते हैं। तो ये कॉन्फ्रंटेशन उस तरह का भी हो सकता है। हालांकि डिप्लॉयमेंट किया हुआ है हम लोगों ने, पर कुल मिलाकर के सतर्कता चाहिए, संयम चाहिए और हम कॉन्फ़िगरेशन से बचें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चाल भी हो सकता है। बिल्कुल संजीव, और अटल बिहारी वाजपेयी लगातार यही कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप कह रहे हैं एक के बाद एक पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते हैं वो खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये वो वक्त है जब हम कूटनीति की हम बात करते हैं, हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है मोदी सरकार? इसको इस तरह से आप लीजिए कि जो हमारे आसपास के मित्र हैं वो मित्र में कितने हम लूज कर रहे हैं। तो अब सवाल यहां उठता है कि हमारा अपना एक स्टेक होता है आसपास की सरकारों में, वो घटता है या बढ़ता है, उससे हम तय करते हैं कि हमारे मित्र हैं कि नहीं। अब जैसे कि श्रीलंका है, हमारे मित्र जो हैं वहां पर हैं, वो हमसे मित्रता, हमारा इसके पहले के रेजिम में वो मित्रता नहीं थी, लेकिन फिलहाल है। बांग्लादेश मित्र है हमारा, भूटान हमारा मित्र है। लेकिन नेपाल में ये जो बदलाव आया है उनके मिजाज में, ये हमें अखर रहा है। ये इस सरकार की ये फेलियर आप मान सकते हैं कि नेपाल में जो रेजिम है वो फ्रेंडली क्यों नहीं है। क्यों नहीं? बाकी चीन और पाकिस्तान से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ऐसा तो है नहीं। और चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनको उनके लाइन में रखना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। डिप्लोमेटिकली कर ले आप, मिलिटरली कर ले आप, वो हमने किया है। सवाल यहां पर है कि नेपाल जो है, एक तरह से अगर वो कड़ी टूटती है तो उसका नुकसान हमें बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक बफर स्टेट की तरह है। और वो पोजीशन उसका ऐसा है, ज्योग्राफिक पोजीशन। कल को फर्ज कीजिए कि चाइनीज जो कि तिब्बत के साथ जो उन्होंने किया वो नेपाल के साथ कर देते हैं, और वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ। हो सकता है अभी आपको ओवर स्टेटमेंट लगे, लेकिन भविष्य को किसी ने नहीं देखा है। वो अगर ऐसा कर देते हैं तो हमारे मुहाने पर आ जाएंगे वो, और हमें मित्रता चाहिए उनसे, और मित्रता में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। शायद उस तरफ अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच बहुत संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ट्रेड से लेकर तिब्बत तक बड़े सारे इश्यूज हैं। आपको लगता है वहां पर कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अमेरिका जिस दिन चाहे उस दिन मित्रता हो सकती है चीन से। चीन अमेरिका के साथ झगड़ा नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका ट्रेड है। इसे आप समझिए कि कौन सबसे ज्यादा तेजी से ट्रेड में बढ़ रहा है, वो अपनी गति को क्यों रोकना चाहेगा? दिक्कत यह है कि चीन और अमेरिकी संबंध पॉलिटिकल इश्यू हो गए कविता, और नवंबर में चुनाव है, और हमेशा लग रहा है रिपब्लिकन्स को, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि शायद एंटी चीन रेटरिक से उनकी चुनावी सफर जो है वो थोड़ी आसान होती है। ऐसे में जबकि कोरोना से उनको नुकसान हो रहा है, हो सकता है कि एंटी चीन सेंटीमेंट उभार करके वो चुनाव जीत सकते हैं। एंड माइंड यू, वहां पे हैं ऐसे में लोग हैं। बिल्कुल, आपने इस बात पर चर्चा की थी। तो मुझे लगता है कि वो वजह पॉलिटिकल है। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि फिलहाल इस साल तक ही ये जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद ट्रेड देखिएगा हावी हो जाएगा। उसके बाद फिर से ट्रेड हावी होना है। ब्लैकलिस्टिंग हो रही है कंपनीज की, सारी बातें हो रही है, लेकिन वो सिर्फ वो पॉस्चरिंग कहते हैं उसे। वो पॉस्चरिंग आप कर लीजिए, चुनाव हो जाएंगे, हार जीत हो जाएगी, उसके बाद सबसे बड़े मित्र राष्ट्र यही दोनों देश होंगे, क्योंकि ट्रेड सबसे बड़ी रियलिटी है, इकोनॉमी सबसे बड़ी रियलिटी है, और दोनों का हित दोस्ती में ही सधता है। क्या बात है। और हमारे लिए भी शायद यही संकेत है, और संकेत शुभ होने चाहिए आने वाले वक्त में, क्योंकि कोरोना एक अदृश्य दुश्मन और चीन एक ऐसा दुश्मन जो कभी भी किसी भी तरफ परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं। लेकिन चिंता हमारी यह है कि पड़ोसी देश है और इसलिए चालबाजियां हमको करती हैं। और फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ते रहें हमारे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।